हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्टको में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का 6th चैप्टर जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। उसी का जो है ये दूसरा वीडियो है, यानी कि पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने भी पार्ट 1 को नहीं देखा है, आप लोग इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां से जो है आप लोग पार्ट 1 को पहले देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक चीजों के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में बात कर ली है। और जैसे आप सबको पता है, इस चैप्टर का नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन, जहां पर हम लोग विश्व लेवल पर जो भी चीज चलता है, जो भी संगठन चलता है, जो भी संस्थाएं चलती है, जो भी एजेंसियां चलता है, उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया भी था कि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में लगभग सभी ने सुना होगा, है ना। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कई बार आपको पूछा गया है। इसमें शुरुआत में जो है 51 देश शामिल थे, फिर बाद में यानी कि 2011 तक इसमें कुल देशों की जो संख्या है वो कितना हो गई, 193 हो गई। ठीक है, फिर आगे हम लोगों ने देखा था संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे कैसे हुआ। पहले लीग ऑफ नेशन था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, लेकिन फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, फिर इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कहा जाता है। यह प्रश्न जो है आपको पूछा भी जाता है और हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था। फिर हम लोगों ने आगे देखा था संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंगों के नाम, जो कि आप लोग जानते भी हैं और एक एक करके हम लोग पढ़े भी थे। जैसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये नीदरलैंड में है, यहाँ पर 15 न्यायाधीश होता है और हर एक जज का, हर एक न्यायाधीश का जो चुनाव है वो 9 वर्ष के लिए होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, हमने आपको बताया था और पूछा जाता है। ठीक है, तो जिन्होंने भी पार्ट 1 को नहीं देखा है, प्लीज मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, आप उन वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वहां से आपका बनता है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, महासभा के बारे में, सचिवालय के बारे में सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। सचिवालय को जो है मास्टरमाइंड कहा जाता है, क्योंकि ये यूएनओ का देखरेख करता है। ठीक है, और हम लोगों ने जो है न्यास परिषद के बारे में पढ़े थे। उसके बाद सुरक्षा परिषद के बारे में तो अक्सर आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि टोटल कितने सुरक्षा परिषद है ना। तो इसमें जो है इसको 2 भाग में बांटा गया है, अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य उसको कहते हैं जिसके पास वीटो पावर होता है, जो परमानेंट होता है। ठीक है, और 10 जो है वो अस्थायी सदस्य है, जो कि सिर्फ 2 साल के लिए होता है, और अस्थायी सदस्य जो है वो जिंदगी भर होता है। और हमने उन देशों का नाम भी आपको बताया था, जैसे चीन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, ये सभी क्या है, अस्थायी सदस्य है ना। ये हमेशा परमानेंट है। लेकिन 10 जो है वो क्या है, अस्थायी सदस्य है, जिसके बारे में हमने बताया था कि ये सिर्फ 2 वर्ष के बाद फिर से इसको चुना जाता है। मतलब कि 2 वर्ष होता है, फिर उनके बाद नया मेंबर इनका बनता है ना। तो आपको अस्थायी सदस्य के बारे में और अस्थायी सदस्य के बारे में बहुत ही अच्छे से कल पढ़ाए थे। आपके एग्जाम में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में जो है पूछा जाता है। आज का जो वीडियो है ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ महासचिव के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में आता है। जैसे अभी वर्तमान में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरस। आप लोग को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटेरस। 1 जनवरी 2017 से जो है ये महासचिव है। ठीक है, यह 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, 1995 से 2002 तक यानी कि लगभग 7 साल ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे। फिर 2005 से 15 यानी कि लगभग 10 साल यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रहे थे। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। 100% इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए, आप आसानी से सारा आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा डियर एंड आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ जितने भी लोग हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, वो भी क्लास में ज्वाइन कर पाए। इसलिए जो भी अभी तक शेयर नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा समय लेके आप शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अन्य महासचिव, जैसे एक का नाम है ट्राइगव लीव। क्या नाम है? ट्राइगव लीव। ठीक है, ये जो है वकील और विदेश मंत्री भी थे। क्या थे? वकील और विदेश मंत्री थे, और ये 1946 से लेकर के 1952 तक, ठीक है, यानी कि लगभग 6 साल ये क्या रहे, महासचिव रहे। अब आगे हम लोग देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर हुई जो लड़ाई हुई थी, उसको रोकने की जो है ये कोशिश भी किए थे। कौन? ट्राइगव लीव। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर के जो युद्ध हुई थी, तो उनको रोकने का कोशिश कौन महासचिव किया? तो उसका नाम है ट्राइगव लीव। ठीक है, कोरिया युद्ध को जल्द से समाप्त ना करने पर आलोचना और दोबारा महासचिव बनने का विरोध किया सोवियत संघ ने। ठीक है, और सोवियत संघ जो है यानी कि सोवियत संघ जो है, क्योंकि उस वक्त में तो सोवियत संघ था, 1991 में सोवियत संघ खत्म हुआ ना, लेकिन 1952 में तो था। तो ये दोबारा फिर से महासचिव ना बने, इनको लेकर के बहुत ही ज्यादा आलोचना हुआ और फिर ये दोबारा नहीं बन पाया। ठीक है, उनके बाद है डेंग
डेंग हैमरशोल्ड इनका नाम है। ये जो है 1953 से लेकर के 1971 तक, ठीक है, महासचिव रहे थे। ध्यान रखिएगा, आपका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ है, तो ये हुआ है 1945 में। ध्यान रखिएगा कब, 1945 में। हमने आपको अक्टूबर महीने में कल के वीडियो में बताए थे। तो पहला जो महासचिव है वो बना था ट्राइगव ली बना था। पहला महासचिव कौन बना था? ट्राइगव ली। और ये जो है वकील भी था और विदेश मंत्री भी था। अब जो दूसरा है जो कि 1953 से लेकर डायरेक्ट 71, यानी कि लगभग कितना साल हो गया आपका, लगभग 18 साल तक ये जो है महासचिव रहे थे यूएनओ का, ठीक है। तो उनका नाम था डेग हैमरशोल्ड। ये जो है अर्थशास्त्री भी थे और साथ में एक बहुत अच्छे वकील भी थे। स्वेज नहर से जुड़े जो भी विवाद थे इसको सुलझाने और अफ्रीका अनुपनिवेशीकरण के लिए ये जो है काम किए। तो डेग हैमरशोल्ड जो है वो क्या क्या काम किए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और लगभग ये 18 साल तक महासचिव रहे थे, ठीक है। अगला है यू थाट, जो कि 1961 से लेकर के 71 तक महासचिव रहे थे। ये जो है शिक्षक भी थे और राजनयिक भी थे और ये क्यूबा के मिसाइल संकट का समाधान किए थे, है ना। क्यूबा के मिसाइल संकट के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ये क्या है, तो क्यूबा का मिसाइल संकट बोला जाता है, क्यूबा नामक एक जगह है जो कि लगभग अमेरिका के बगल में है ना। और ये जो है मतलब कि रूस जो है वहां पर अपना सारा सामान को रख दिया और अमेरिका पर युद्ध करने ही वाला था, लेकिन अमेरिका को इसके बारे में पता चल गया और युद्ध नहीं हुआ। तो यही है क्यूबा का मिसाइल संकट। आपके एग्जाम में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यू थाट जो है वो एक शिक्षक थे और राजनयिक थे और 1961 से लेकर 71 तक ये जो है महासचिव रहे और क्यूबा के मिसाइल संकट का ये समाधान किए थे। और अगला है जिसका नाम है कुर्त वाल्डहीम। क्या नाम है? कुर्त वाल्डहीम। ये जो है कूटनीतिक और विदेश मंत्री भी थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट पर चलते हैं। आपको सिर्फ ट्राइगव ली के बारे में और डेग हैमरशोल्ड के बारे में अच्छे से थोड़ा सा याद रखना है। पूछा भी जाएगा तो इन्हीं दोनों के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्या और सुधार, यानी कि शीत युद्ध के बाद, जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो उनके बाद, या फिर शीत युद्ध जब शुरू हुआ उनके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के लिए क्या क्या समस्या हुआ और क्या क्या सुधार हुई, इन दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। यूएनओ में मुख्य तौर पर दो तरह की समस्या है, ठीक है, जिसमें सुधार होना चाहिए। तो क्या क्या समस्या है, सुधार क्या कैसे होगा, दोनों को देखेंगे। सबसे पहला जो समस्या है, इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाए। इसका जो बनावट है और इसकी जो प्रक्रिया है उसमें सुधार किया जाए। जैसे सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो बढ़ना चाहिए, ताकि इस संगठन में समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं की नुमाइंदगी हो सके। क्योंकि उस वक्त में सिर्फ 5 अस्थायी सदस्यों को लिया गया था, जैसे कि चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, है ना, और एक देश था आपका फ्रांस। तो ये 5 देश को लिया गया था। अब भी ये 5 देश ही इसका परमानेंट मेंबर है, जबकि इसको बदलना चाहिए या फिर कुछ और भी नया मेंबर को जोड़ना चाहिए। जैसे भारत अब ये भी शक्तिशाली धीरे धीरे होते जा रहा है, उसी तरीके से आपका जापान है, उसी तरीके से जर्मनी है। तो ये सारा देश भी धीरे धीरे तरक्की करते जा रहा है ना, तो इनको भी जो है इसमें शामिल करना चाहिए। तो ये सुधार होगा तभी तो फिर लोग इनसे जुड़ करके रहेगा। अब यहाँ पर 5 अस्थायी बन गया है तो है, बुरा हो कुछ हो, मतलब है तो है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इसी को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इसी को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है, ठीक है। अब दूसरा समस्या है, इस संगठन का न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए और इसमें लगभग सभी देश सहमत है। यानी कि कुछ विशेषज्ञ और कुछ देश चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए और यह संगठन को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यावरण हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय हो गया, इन सभी में जो है उनको ऐसे संगठन को जो विश्व लेवल पर है, जैसे यूएनओ है, मतलब विश्व लेवल पर जितने भी संगठन है, इनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए इन सारी समस्याओं पर। क्योंकि इस पर जब तक वो अच्छे से ध्यान नहीं देगा तो फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है। और इन पर लगभग पूरी दुनिया जो है इन पर सहमत है। तो ये क्या है, एक मतलब की समस्या भी है और इसमें सुधार होना चाहिए, ठीक है। अब अगला है शीत युद्ध के बाद यूएनओ में बदलाव, यानी कि जब शीत युद्ध हुआ, खत्म हो गई, उनके बाद यूएनओ में क्या क्या बदलाव हुआ। जैसे 1991 के बाद शीत युद्ध जो है समाप्त हुआ, आप सबको पता है। इनके बाद जो है निम्नलिखित बदलाव हुए थे। सबसे पहले सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर जो है वो बिखर गया, यानी कि पूरे तरीके से बर्बाद हो गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध जो है वो कहीं ज्यादा सहयोगात्मक यानी कि कोलेबोरेटिव है। कहने का मतलब है कि शीत युद्ध के बाद जो यूएनओ में बदलाव हुआ था, शीत युद्ध के बाद यानी कि 1991 के बाद जब खत्म हो गया, तो उसके बाद तो सोवियत संघ जो है वो तो खत्म हो गया। जब सोवियत संघ पूरी तरीके से खत्म हो गया तो अमेरिका का दबदबा जो है वो बढ़ गया और अमेरिका जो है वो दादा के जैसा करने लगा। जैसे होता है ना कि 2 राजा होता है तो दोनों राजा में बैलेंस चलता है, लेकिन जब एक राजा खत्म हो जाता है तो फिर एक राजा का जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके मुकाबले उसका कम्पिटिटिव
कॉम्पिटिटर यानी कि उसका जो सामने मुकाबला करने वाला कोई नहीं होता है ना। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी जो राज रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध जो है वो बिल्कुल सहयोगात्मक है, ठीक है। चीन जो है महाशक्ति के रूप में बड़ी तेजी से उभर रहा है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत भी इसी दिशा में तेजी से अग्रसर है, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। एशिया की अर्थव्यवस्था जो है वो अनएक्सपेक्टेड दर से तरक्की कर रही है, यानी कि अप्रत्याशित, जो हम लोगों को एक्सपेक्ट नहीं था, उम्मीद नहीं था, बिल्कुल वैसा एशिया की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। क्योंकि एशिया में सब कुछ आ जाता है, जैसे चीन वगैरह आ जाता है, भारत भी आता है, तो जापान वगैरह, तो जिससे कि तरक्की बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसलिए एशिया की तरक्की अनएक्सपेक्टेड, यानी कि इतना कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता जितना तरक्की हो रही है। बहुत सारे देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं, लगभग सभी देश सोवियत संघ से आज़ाद हुए हैं, ठीक है, यानी कि जितना भी सोवियत संघ से आज़ाद हुए हैं वो सभी लगभग संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ में शामिल हुए हैं। दुनिया के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी मौजूद है, जैसे जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, जलवायु में बदलाव यानी कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, पर्यावरण हानि एंड महामारी। तो ये सभी क्या है, पूरी दुनिया में सभी लगभग सभी देशों के लिए एक चुनौती है, जो कि बहुत बड़ी चुनौती है। जनसंहार होते रहता है, गृह युद्ध जो है किसी न किसी देश में हमेशा होते रहता है, जातीय संघर्ष हमेशा होता है, जैसे भारत में भी हिंदू मुस्लिम एंड जातीय भेदभाव होता है, आतंकवाद का मसला हमेशा होता है, जलवायु में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग, कभी बीमारी, कभी महामारी जैसे कोरोना वगैरह हो गया। तो ये सभी चुनौती जो है वो हमेशा लगभग सभी देशों के साथ होती है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, 1991 के बाद, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ये सारा जो है बदलाव हुए, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव स्वीकार हुआ जिसमें 3 मुख्य समस्या थी, यानी कि यूएनओ में एक ऐसा प्रस्ताव स्वीकार हुआ जिसमें 3 समस्या था। पहला, सुरक्षा परिषद जो है वो अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है, यानी कि सुरक्षा परिषद जो है वो राजनीतिक और वास्तविकताओं की नुमाइंदगी जो है वो नहीं करती है। इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर कुछ देशों का दबदबा होता है, ठीक है। इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर कुछ देशों का दबदबा होता है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। 2019 के अनुसार ये आपको डेटा जो है हम बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे ज्यादा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो यूएसए देता है, यानी कि 22%। ध्यान रखिएगा, ये 2019 के अनुसार है, अभी जो है थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है। चीन जो है वो 12% योगदान है संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में, जापान का 8.5%, जर्मनी का 6% यूके का 4.5%, फ्रांस का 4.4%, रूस का 2.4%, तुर्की का 1.3%, सऊदी अरब का 1.1 और भारत जो है वो 21वां नंबर पे है, यानी कि 0.8। ध्यान रखिएगा, आपको 1 में यूएसए है और 21वां नंबर पे भारत है, जो कि है 0.8%, यानी कि 1% से भी कम जो है हम लोग यूएनओ में योगदान करते हैं। ये 2019 के अनुसार ये डाटा बना हुआ है और हम लोग 21वें नंबर पे हैं। इसके बाद भी कुछ देश था, लेकिन भारत जो है वो 21वें नंबर पे है, ठीक है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय है जो कि निम्नलिखित है, जैसे कुछ मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में WTO बोलते हैं, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, जिसको बोलते हैं ह्यूमन राइट वॉच, ठीक है। अब एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे विश्व बैंक के बारे में अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको यहाँ से अच्छे से देखना, ध्यान से देखना है। विश्व बैंक के बारे में खास करके देखिए। विश्व बैंक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। तो ध्यान रखना है, विश्व बैंक की जो स्थापना है वो भी कब हुई थी, 1945 में, यानी कि जब यूएनओ का स्थापना हुआ था 1945 में, वैसे ही 1945 में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1939 से लेकर के 1945 तक, और जस्ट द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, इनके बाद विश्व बैंक की स्थापना हुई। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितना है, 189। ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक में कुल सदस्यों की संख्या 189 है। इसका मुख्यालय यानी कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में। तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में, टोटल सदस्यों की संख्या, मेंबर की संख्या 189। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। अब ये बैंक की स्थापना क्यों हुई, क्या आखिर उद्देश्य है, इनको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, यह बैंक जो है वो मानवीय विकास यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास जैसे कि सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा जैसे प्रदूषण में कमी हो, नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना, ठीक है, आधारभूत ढांचा जैसे कि सड़क, शहरी विकास, बिजली तथा सुशासन जैसे कि कदाचार का विरोध हो, विविध समस्याओं का विकास,
के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य आपको समझ में गया बैंक का, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य का क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई वगैरह करने के लिए, प्रदूषण में कमी हो, प्रदूषण ज़्यादा ना फैले, नियमों का पालन हो, उन्हें सही से लागू करे, सड़क वगैरह बने सही से, शहरी विकास हो, बिजली वगैरह हो, तो इनमें जो है ज़्यादातर इनका उद्देश्य है, इसी के लिए काम करना, इसका क्या है उद्देश्य है। तो आपको उद्देश्य को जरूर याद रखना है और विश्व बैंक का जो पॉइंट आपको बताए हैं वो याद रखना है, ठीक है। यह यानी कि ये जो विश्व बैंक है वो अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है ना। ये जो है बहुत ही कम ब्याज पर ऋण भी देता है, यानी कि लोन भी देता है और गिफ्ट वगैरह भी देता है, और जो देश ज़्यादा गरीब होते हैं उसे यह अनुदान वापस चुकाना भी नहीं पड़ता है। और जो देश यानी कि जो इसके सदस्य है, जैसे यहाँ पर 189 सदस्य है विश्व बैंक का, तो 189 को क्या मिलेगा, आसानी से बिल्कुल उनको जो है यहाँ पर आसानी से उनको लोन मिल जाएगा। और कोई अगर बहुत ज़्यादा गरीब देश होगा तो उनको लोन अदा करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब अगला है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, विश्व व्यापार संगठन जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। ध्यान रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि वैश्विक व्यापार के नियमों को, यानी कि जो भी विश्व लेवल पर पूरे दुनिया में, विश्व में एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है, बिजनेस होता है, उनके लिए जो नियम तय करता है वो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO करता है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो हुई थी 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में। ध्यान रखिएगा, आपका इसका विश्व बैंक की जो स्थापना विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC में। कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में। और वहीं पे विश्व व्यापार संगठन की जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में, यानी कि जिनेवा में। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर, जिनेवा में। स्थापना कब हुई, 1995 में। ऑब्जेक्टिव आपको अक्सर पूछा जाता है। ये संगठन जो है वो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जैसे UNO जो है वो लीग ऑफ नेशन का क्या है, उत्तराधिकारी है, वैसे ही ये जो संगठन है विश्व व्यापार संगठन, ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इसी के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 164 है। अच्छा, 164 कब थी, 29 जुलाई 2016 का जो डाटा है उसके मुताबिक, ठीक है। इसके बाद थोड़ा बहुत बदलाव भी होता है, लेकिन अभी विश्व व्यापार संगठन की जो सदस्य है 2016 के अकॉर्डिंग कुल सदस्यों की संख्या 164 है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, UAEA। ध्यान से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की जो स्थापना है, यानी कि इस संगठन की जो स्थापना है वो हुई थी 1957 में। कब हुई थी, 1957 में। यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसका इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी जो है परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग हो, यानी कि जो परमाणु है वगैरह जो भी है इनका शांतिपूर्ण उपयोग हो। ऐसा नहीं कि युद्ध के लिए कोई भी कहीं पे करते हैं इस्तेमाल, बिल्कुल नहीं। और जो भी सैन्य उद्देश्य है उसका इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है, यानी कि कहीं भी अगर सैन्य उद्देश्य से किसी देश पर हमला करने की साजिश होती है या होने वाली होती है तो उनको रोकने का भी काम अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी करता है, ठीक है। इस संगठन का जो अधिकारी होता है वो लगातार कोशिश करता है कि नागरिक जो है वो परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए ना करें, ठीक है। ये लगातार कोशिश ऐसा करता है कि कोई भी देश ऐसा हो जो कि इसका इस्तेमाल करने जा रहा है सैन्य उद्देश्य के लिए, तो उनको ये जो है जाके रोकता है। कौन, आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपको बताते हैं इस चैप्टर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको शुरू में ही कहा था चैप्टर 1 पार्ट 1 में चैप्टर 6 पार्ट 1 में बताए थे आपको कि ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही मेहनत लगती है इन सारे PDF वगैरह को बनाने में, वीडियो को बनाने में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी जो है इसका लुत्फ उठा पाए, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यह संगठन जो है वो वैश्विक स्तर की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता है, और कोई देश अगर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मांगता है तो यह संगठन जो है वो मुहैया कराता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्तीय व्यवस्था की, यानी कि पूरे विश्व लेवल पर अगर कोई भी वित्त व्यवस्था हो उनका देखरेख कौन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। और कोई देश अगर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मांगे तो ये संगठन उनको मुहैया कराता है, यानी कि उनको ये मुहैया मतलब कि प्रदान करता है, ऐसा गिफ्ट वगैरह, या फिर बोल सकते हैं कोई भी वित्त सहायता हो गया, कोई भी लोन वगैरह हो गया, कोई भी वित्तीय मदद हो गया, ये मुहैया कराता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या है 189, यानी कि इसमें 189 देश शामिल है। कौन सा साल, यानी कि 12 अप्रैल 2016 में
के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, अभी हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन उसमें जो 189 देश शामिल था 12 अप्रैल 2016 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस संगठन में सभी देशों की राय का वजन बराबर नहीं है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 189 देश जो शामिल है, तो 189 में सभी देश का जो वजन है वो अलग अलग है ना। वजन का मतलब क्या हो गया कि सभी का बराबर दबदबा नहीं है, पावर जो है वो सभी का बराबर यहाँ पर नहीं है, या फिर सभी को बराबर का अधिकार इस संगठन में नहीं है, ठीक है। चलिए, इस संगठन में सभी देशों की राय का वजन बराबर नहीं है। समूह 7 जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप 7, इस सदस्य के पास 41% मत है, यानी कि वोट है। समझ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। समूह 7 के सदस्य के पास कितना प्रतिशत वोट है? 41%। ग्रुप 7 जो हम लोग बोलते हैं ना, तो इसके पास लगभग, ग्रुप 7 का मतलब क्या हो गया, जैसे ग्रुप 7 में आपका अमेरिका आता है, जापान आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, ब्रिटेन आता है, इटली आता है, कनाडा आता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप 7 यानी कि समूह 7। आपको याद रखना है देश का नाम, ग्रुप 7 का सदस्य है अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा, ठीक है। तो इसके पास अकेले 41% वोट जो है, 189 देश इसमें शामिल है, लेकिन अकेले इन 7 देश के पास सिर्फ 41% वोट है, समझ रहे हैं। और अकेले इसमें भी जो 7 देश है, तो 7 देश में भी जो अमेरिका है, सिर्फ अकेले अमेरिका के पास जो है 16% है। कितना? 16%, ठीक है। वहीं भारत के पास सिर्फ 2% है, 2.64%, ठीक है। चलिए, अब है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिएगा। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो एक स्वयंसेवी संगठन है। क्या है? एक स्वयंसेवी संगठन। ये पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो 1961 में हुई थी। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुई थी। ये सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो है लंदन में, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हुआ था। यह एक स्वयंसेवी संगठन है। इसका मुख्यालय लंदन में है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है, ठीक है। यानी कि यह संगठन जो भी मानवाधिकारों से जुड़ी जो भी रिपोर्ट है उनको तैयार करता है और प्रकाशित भी करता है। यह रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में भी समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब अगला पॉइंट है ह्यूमन राइट वॉच, यानी कि ह्यूमन राइट वॉच क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे ह्यूमन राइट वॉच की जो स्थापना है वो हुई थी 1978 में। कब हुई थी? 1978 में। इसका जो मुख्यालय है, यानी कि ह्यूमन राइट्स वॉच का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। ध्यान रखिएगा, सभी का मुख्यालय आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, ह्यूमन राइट वॉच का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, ठीक है। मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित जो भी अनुसंधान है उनको करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन ये भी है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। ह्यूमन राइट वॉच जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। ये पूरी दुनिया का मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है, ठीक है। ये पूरी दुनिया का मीडिया का ध्यान जो है वो मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा यूएनओ और भारत के बारे में, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से इनको भी देखिएगा। देखिए, जितना भी आपको संगठन के बारे में बताया, जितना भी आपको बताया, सारे चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा। आपके लिए पॉइंट पॉइंट बना दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ और इनके जितना भी पीडीएफ है जो हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, थ्योरी वगैरह, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सभी सब्जेक्ट का, तो आपको कुछ नहीं करना, बस जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर से आपको तनु क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करना है और वहाँ से जो है आपको सारा पीडीएफ को प्राप्त करना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं यूएनओ और भारत का जो संबंध है क्या क्या है, इन सारी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव को लेकर कई आधारों पर समर्थन दिया है, ठीक है। यानी कि भारत भी जो है कहीं पे यूएनओ को समर्थन भी दिया है और कहीं पे नहीं भी दिया है, ठीक है। भारत का मानना है कि बदलती हुई दुनिया में यूएनओ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत का ऐसा मानना है कि यूएनओ को भी मजबूती होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और उनमें भी दृढ़ता होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मान लेते हैं अमेरिका इधर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है, चीन भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है, ठीक है, रूस भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इससे क्या होगा, अब ये सारा शक्तिशाली है लेकिन यूएनओ हो जाएगा कमजोर। तो फिर अगर कोई युद्ध वगैरह होगा तो क्या यूएनओ कंट्रोल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए भारत का कहना है कि यूएनओ को भी मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा दुनिया मजबूत हो रहा है। भारत इस बात को भी समर्थन करता है कि यूएनओ जो है वो अलग अलग देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक है। अलग अलग देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका जो है वो भारत निभाता है। भारत ये भी कहता है कि यूएनओ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, शांति और सुरक्षा के लिए जरूरी है, ठीक है। यूएनओ जो है ये भी कहता है कि
एजेंडे में विकास का मामला जो है, यानी कि विकास, यूएनओ का जो भी एजेंडा है, जो भी उद्देश्य है, तो इसमें सबसे पहले विकास, डेवलपमेंट जो है ये वर्ड होना चाहिए पूरी दुनिया का। शांति और सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा कौन कहता है? भारत कहता है। ठीक, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य की संख्या जो है 11 से बढ़कर के 15 कर दी गई थी 1965 में। ठीक है, पहले कितना था? 11, लेकिन बाद में 15 कर दी गई। कब की गई थी? 1965 में। ठीक, भारत चाहता है कि उसका यूएनओ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न हो, यानी भारत को भी वीटो पावर मिले। भारत ऐसा चाहता है कि उनको भी यूएनओ, मैंने अभी कहा ना आपको कि भारत भी जैसा चाहता है ना, और भी जर्मनी वगैरह, जापान वगैरह भी चाहता है। तो भारत का ऐसा कहना है कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य है, यानी कि जो परमानेंट सदस्य है, वीटो पावर जिसको मिला हुआ है, जैसे 5 देश है टोटल, तो उसमें से एक भारत को भी मिलना चाहिए, यानी कि टोटल 6 देश अब होना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? भारत कहता है। कुछ ऐसे देश है जो इसका विरोध करता है, जैसे कि पाकिस्तान, ये तो हमेशा कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ और भी देश है जिसके साथ भारत का संबंध अच्छा नहीं है, जैसे वो इसका विरोध कर रहा है। कुछ तो हद ही पार कर दिया है, उसको इस बात की दिक्कत है कि भारत के पास परमाणु हथियार क्यों है, वो है चाइना। समझ रहे पॉइंट को? आप समझिए, जैसे यूएनओ, भाई भारत तो चाहेगा ही ना कि हमको भी यूएनओ में क्या मिले, एक वीटो पावर मिले। भारत क्या, पूरी दुनिया चाहता है कि उसको भी वीटो पावर मिले, लेकिन भारत ऐसा काम किया है, एक शक्तिशाली देश जो है वो धीरे धीरे उभर रहा है, और इस तरीके क्या हम लोगों का योगदान है पूरी दुनिया में। तो भारत ऐसा चाहता है, लेकिन इसका विरोध तो पाकिस्तान हमेशा करेगा ही, क्योंकि वो तो खुला दुश्मन है। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसा भी देश है जिसके साथ हम लोगों का संबंध अच्छा नहीं है, वो भी इसका विरोध कर रहा है। और कुछ तो ऐसा हद पार कर दिया है, इसको इस बात से दिक्कत है कि भारत के पास, जैसे हम लोगों के पास परमाणु बम है, तो उसको दिक्कत है, भाई इसके पास परमाणु बम ही क्यों है, इसे छीन लो। और वो कौन है? चाइना है। अब बताओ, हम लोग परमाणु बम क्यों बनाए हैं? ताकि कोई दूसरा देश हम लोगों पर हमला ना करे। अब परमाणु बम नहीं रहेगा तो हमला खुलेआम करेगा, है कि नहीं? बात समझिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए, एक और कारण है जिससे भारत को वीटो पावर नहीं मिला है, कि अगर भारत को वीटो पावर मिल जाता है तो और भी देश है जिसको इसमें शामिल करना पड़ेगा, जैसे ब्राजील, जर्मनी, जापान और दक्षिण अफ्रीका, है ना। तो ये बहुत बड़ा कारण है। अगर यूएनओ वाला बोलता है कि अगर भारत को वीटो पावर देते हैं तो ये जितना भी देश है, जैसे ब्राजील, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, इनको भी वीटो पावर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके कारण हम लोगों को और भी वीटो पावर नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए, अब छोटा सा पॉइंट इनको देख लीजिए। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, इनको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, अगर आप देखोगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो अमेरिका का है, क्योंकि इसके टक्कर में कोई भी अभी नहीं है। और सोवियत संघ के खत्म होने के बाद वैसे भी अमेरिका का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। 1991 में जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो अमेरिका का प्रभाव ऐसे ही बढ़ गया, और यूएनओ में सबसे ज्यादा जो भूमिका है वो अमेरिका का है, इसका टक्कर में कोई नहीं है। अमेरिका की ताकत पर कोई भी आसानी से रोक नहीं लगा सकता है। अमेरिका अपने आर्थिक और सैन्य ताकत के बलबूते यूएनओ या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अनदेखी कर सकता है ना। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, समझिए, एक ध्रुव, अगर 2 ध्रुवीय होता, संयुक्त राष्ट्र संघ भी होता, और मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ, सोवियत संघ भी होता और अमेरिका भी होता, दोनों रहता अगर, तो फिर ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये अकेले है तो इसका तो भाई कोई कर ही नहीं पाएगा, कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन को, ये कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को ये क्या कर देता है? अनदेखा कर देता है। वैसे भी अमेरिका को वित्तीय ताकत बेजोर है। अमेरिका को वित्त ताकत जो है बहुत, अमेरिका की जो वित्तीय ताकत है, यानी कि जो इकोनॉमिकली जो है ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, यूएनओ जो है वो अमेरिका में स्थित है, और यह भी कारण है जिससे प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है, यूएनओ जो है वो कहाँ पर? अमेरिका में है, और इससे क्या होता है? अमेरिका का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। अमेरिका के पास वीटो पावर है, जिससे वह किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है। अमेरिका की ताकत और निषेधाधिकार के कारण यूएनओ के महासचिव के चुनाव में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है ना। जब निषेधाधिकार के कारण जब यूएनओ के महासचिव का चुनाव होता है तो उस वक्त में अमेरिका का बहुत ज्यादा बोलबाला चलता है। अमेरिका अपनी ताकत के बलबूते पूरे विश्व में फूट डालता है, जिससे उसकी नीतियों का विरोध रुक जाए। अमेरिका जो है अपने ताकत के बलबूते हमेशा विश्व में, पूरे दुनिया में फूट डालता है, और क्या सोचता है कि जो उसका नीति है, उनका विरोध जो भी हो रहा है वो क्या हो जाए? रुक जाए। ठीक है, चलिए, तो आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताएं उन सारे को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। और इस चैप्टर के बाद जितना भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा वो करेंगे। फिर आपका और 3 चैप्टर बचा है पहला बुक से, उसके बाद हम लोग स्वतंत्र भारत में राजनीति जो बुक है उनको शुरू करेंगे, उसमें 9 चैप्टर है। फिर आपका जो पॉलिटिकल है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्लीज ये पीडीएफ अगर चाहते हैं और भी पीडीएफ सारा चाहते हैं, जितना भी हम लोग पीडीएफ पढ़ाते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स का क्विज टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरह से चाहते हैं तो आपको सिंपली प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तनु क्लासेस सर्च करके आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड वहाँ से आप सारा चीज़ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, एंड आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।